फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो सीटेट पेड नोट्स को जरूर परचेज कीजिए, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। उसके लिए आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है, आनुवंशिकता के रूप में मिली है। इसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जिस तरीके के हम समाज में रह रहे हैं, जिस तरीके की हम फैमिली में रह रहे हैं, है ना, ये सारे फैक्टर जो है हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, विकास एक समान है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि विकास क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। तो जो हर बच्चे की हेरिडिटी है, जो कि उसको उसके पेरेंट्स के थ्रू या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू मिली है, ये अलग अलग हो सकती है ना। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट होता है बच्चे का, जिस तरीके के वातावरण में बच्चा रह रहा है, ये भी क्या होता है, हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। कोई बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो किसी बच्चे को जो है थोड़ा सा ख़राब इन्वायरमेंट मिल जाता है, मार काट वाला इन्वायरमेंट मिल जाता है। फिर बच्चे का जो विकास होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे को हेरिडिटी कैसी मिली है, इन्वायरमेंट कैसा मिला है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे का विकास होता है ना। तो हर बच्चे के अंदर क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यानी हर बच्चे की जो सोचने, तर्क करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो विकास एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है हर एक बच्चे में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकेंड क्या दे रखा है, विकास का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, इसको हम कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, बट बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूरी तरीके से लगाया जा सकता है, ये भी कहना गलत हो जाएगा। एक वर्ड को ध्यान में रखिएगा, कुछ हद तक लगाया जा सकता है। ठीक है, जरा इसको यहाँ पर समझिए। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते होंगे जो कि बहुत ही तेज़ तर्राक होते हैं शुरू से ही, है ना। तो अब उनके बारे में हम क्या कह देते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ हद तक क्या कर रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं, कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, इसका हम जो है कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं लगा सकते। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है लगाया ही नहीं जा सकता, तो ये भी कहना गलत है। पूरी तरीके से लगा सकते हैं, ये भी कहना गलत है। हाँ, कुछ हद तक जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड क्या दे रखा है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया यही चीज़ कि जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हर बच्चे की जो सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। क्यों होती है, उसको पेरेंट्स के थ्रू हेरिडिटी कैसे मिली, बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा मिला, उसके फैमिली का माहौल कैसा है, ये सारे फैक्टर जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात जो है बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। देखिए, ये कहना भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो विकास होता है ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। पहले जो है हम सामान्य एक्टिविटी करना सीखते हैं, सामान्य गतिविधियाँ करना सीखते हैं, उसके बाद में जो विशिष्ट चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक को चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, छात्रों के बीच मेल जोल और संवाद को हतोत्साहित करना। देखिए, कभी भी जो है बच्चों के बीच में चर्चा, वाद विवाद, संवाद की बात हो तो उसको बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है। ठीक है, डिस्करेज नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, दूसरे बच्चे के बारे में बच्चा जान पाता है। ठीक है, उसके विचार के बारे में जान पाता है और बच्चा जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को समझता है ना। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी होती है जब बच्चा वाद विवाद करता है, डिबेट करता है, चर्चा करता है, संवाद करता है। ठीक है, तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या,
आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को उचित मचान उपलब्ध कराना। देखिए जो लेव वाइगोस्की जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, यह एक वर्ड की बात करते हैं स्कैफ होल्डिंग, ठीक है, जिसको कि हिंदी में आपको कई नामों से जाना जाता है। मचान, कभी आपको ढांचा देखने को मिल जाएगा, तो कभी आपको आलंबन के नाम से ये वर्ड देखने को मिल जाएगा। तो जो मेन वर्ड है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, उसको आप इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हिंदी में आपको अलग अलग नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो ढांचा, आलंबन या फिर जो मचान, जिसको इंग्लिश में स्कैफ होल्डिंग कहते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो लेव वाइगोस्की के द्वारा बताया गया कि बच्चे को जहाँ पर ज़रूरत है ना, वहाँ पर हम बच्चों को सिर्फ थोड़ी से संकेत दे दें, इशारे दे दें, ठीक है, ताकि बच्चा जो आगे की चीज़ें हैं उनको खुद सॉल्व कर सके। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई नई स्किल्स सीख रहा है, या फिर जो है बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और वो किसी पॉइंट पर आकर के अटक गया, तो आपको बच्चे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताना है, सिर्फ वहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा संकेत देना है, थोड़ा सा इशारा देना है, ताकि बच्चा जो आगे के स्टेप्स हैं उनको खुद सॉल्व करे, ठीक है। इसी तरह बच्चा जो है कोई नई स्किल्स सीख रहा है, तो आप बच्चे को थोड़े से हिंट दे दीजिए, ताकि बच्चा जो है आगे की जो चीज़ें उनको खुद सीखे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं, जब साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं, तो उनको साइकिल चलाना नहीं आती है, तो एज ए पेरेंट्स के रूप में या फिर जो उनके साथी समूह होते हैं, साइकिल को थोड़ा सा पीछे से पकड़ के रखते हैं, तो वो वहाँ पर बच्चे को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कैफ होल्डिंग, थोड़ा सा जो है हेल्प दे रहे हैं बच्चे को, ठीक है। फिर बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है ना। तो यही आपका होता है स्कैफ होल्डिंग यानी कि मचान। तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत है यानी कि आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को उचित मचान उपलब्ध कराना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। छात्रों को उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हुए पुरस्कार और दंड प्रदान करें। देखिए ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। कभी भी बच्चे को बार बार पुरस्कार या फिर जब दंड दिया जाता है, तो फिर बच्चा क्या करता है, या तो पुरस्कार को पाने के लिए चीज़ों को सीखता है, या तो फिर दंड से बचने के लिए चीज़ों को सीखता है। तो बच्चे को पुरस्कार या फिर दंड, ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है, ठीक है। इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछ रखा है, ठीक है। तो हमें निगेटिव ऑप्शन की तरफ ही जाना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। बिल्कुल सही बात है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, इनका यूज करके जब आप बच्चे को सिखाते हैं, तो बच्चा जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है सीखने में और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। तो इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात सही है, इसको तो शामिल करना चाहिए। ये बात आपकी प्रगतिशील शिक्षा भी कहती है और बाल केंद्रित शिक्षा भी कहती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या पूछा है, क्या शामिल नहीं है, तो ये तो आपका शामिल है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, गतिविधियों, अनुभव और चंचल खोजपूर्ण तरीके से सीखने पर जोर देना। बिल्कुल सही बात है। जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो क्या कहती है कि बच्चा जो है कुछ एक्टिविटी करे, कुछ गतिविधि करे, ठीक है, चीज़ों को खुद खोजे, लर्निंग बाय डूइंग करे, है ना, क्वेश्चन पूछे, वाद विवाद करे, डिबेट करे, है ना। तो ये भी बात जो है प्रगतिशील शिक्षा भी कहती है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहती है। तो ये भी शामिल है इसमें, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। केवल संरक्षित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर देना। देखिए ये बात आपकी ना ही प्रगतिशील शिक्षा करती है और ना ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है। केवल हमें पाठ्यक्रम को पूरा करने पर फोकस नहीं करना है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ये बात कहती है आपकी प्रगतिशील शिक्षा और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चे की जैसी ज़रूरत है हम उसके अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी करें। मान लीजिए जो पाठ्यक्रम है जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया, आप उसी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो हर बच्चे को जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है आप उनका यूज करिए, ठीक है। पाठ्यक्रम में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, लचीलापन लाइए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ही ऑप्शन गलत दे रखा है और थर्ड ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शामिल नहीं है उसी के बारे में बताना था हमें, ठीक है। फोर्थ क्या दे रखा है, लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल सही बात है। ये भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और जो प्रगतिशील शिक्षा है इसकी बात करती है कि बच्चा क्या होना चाहिए, क्लासरूम में स्वतंत्र फील करे, ठीक है। क्वेश्चन पूछे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, जो भी उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उस पर सवाल करे टीचर से, ठीक है। तभी तो बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये बात भी सही है और ये भी आपका शामिल है। बट हमसे यहाँ पर जो शामिल नहीं है उसके बारे में पूछ रखा था, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उन छात्रों की विशेषता नहीं है जो आलोचनात्मक विचारक है। आलोचनात्मक विचारक का मतलब क्या हो गया, बच्चा यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, कई दिशाओं में चीज़ों को सोच पाएगा कि ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, मान लीजिए बच्चे के सामने कोई रूल रेगुलेशन जो है ला करके रख दिए गए, तो बच्चा उन पर क्वेश्चन करेगा कि अच्छा ये रूल बनाया गया तो क्यों बनाया गया, सही भी है या फिर नहीं, उसका प्रॉपर विश्लेषण करेगा। ठीक है, इस बच्चे के अंदर क्या होती है, आलोचनात्मक चिंतन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, खुलापन और जिज्ञासा। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे के अंदर क्या होती है, खुलापन, जिज्ञासा होती है कि अच्छा ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं किसी चीज़ से रिलेट करके। ठीक है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी वाले होते हैं, जिज्ञासा पूर्ण होते हैं, उनके अंदर जो है किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बट हमसे क्या पूछा है, कौन सी उन छात्रों की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपकी होती है जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले छात्र होते हैं, तो ये तो आपका होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। निर्देशों को आँख मूंद कर पालन करना, यही जो है जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चे होंगे वो जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, कि आपने बच्चों को कोई निर्देश दे दिया, कोई चीज़ कह दी और बच्चा उसका आँख मूंद करके बिना उस पर विचार किए, बिना विश्लेषण किए सिर्फ उसको फॉलो किए जा रहे हैं, तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा होगा वो इस चीज़ को नहीं करेगा। ठीक है, ये बच्चा जो है इस चीज़ पर प्रॉपर विश्लेषण करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, सही करना सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो यही बात आपकी यहाँ पर नहीं होगी और हमसे नहीं पूछ रखा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा होगा उसकी जो है ये विशेषता नहीं है कि वो किसी भी निर्देश को आँख मूंद करके उसका पालन करे, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट प्रश्न पूछना, यानी जो भी क्वेश्चन होगा उस पर स्पष्ट रूप से अपने विचार को रखना, प्रश्न पूछना। ठीक है, जो उसके माइंड में क्वेश्चन बन रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी जो है क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चे के पास होती है चीज़ें, है ना, तो ये भी सही है। स्रोतों का विश्वसनीयता का आकलन करना भी मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चा जो उसको प्रॉपर विश्लेषण करेगा कि अच्छा ये चीज़ सही है तो फिर क्यों सही है। ठीक है, ये नियम बनाए क्यों गए, है ना, तो यहाँ पर तीनों ही बातें सही है। जो तीनों बातें आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला छात्र होगा उसके अंदर पाई जाती हैं, है ना, बट एक ही नहीं पाई जाती है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विशेषता नहीं पाई जाती है उसी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछ रखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के नंबर पे आप जो है यहाँ पर फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि जो नंबर है थोड़ा सा वो इधर उधर हो गए। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अजेशन क्या दे रखा है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो मिड डे मील चलाया जाता था जिसका नाम जो है अब चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया, तो जो स्कूलों में छात्रों को जो भोजन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, ताकि जो बच्चे को जो है स्वास्थ्य वो बेहतर हो सके, उसको जो है एक तरीके से अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कि जो है बहुत ही पुअर फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पर खाना भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए जब बच्चे का पेट ही नहीं भरा रहेगा तो फिर वो कैसे चीज़ों को सीख पाएगा। तो जो मिड डे मील था जिसका कि नाम अभी पीएम पोषण योजना हो गया, इसको आपका चलाया गया था ताकि बच्चे का जो पेट है वो अच्छी तरीके से भर सके, अच्छा बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके और बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सके, है ना। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये जो है छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही दे रखा है। रीजन क्या दे रखा है, पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में ये चीज़ डिस्कस की हुई थी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के कारण ही निर्धारित होता है। केवल इन्वायरमेंट के कारण बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल हेरिडिटी के कारण बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही फैक्टर जो है हमारे डेवलपमेंट को निर्धारित करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट किस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इन्वायरमेंट की बात की गई है कि जो हमारा पर्यावरण होता है वही हमारे विकास को प्रभावित करता है, हेरिडिटी की बात ही नहीं की गई है। तो ये आपका यहाँ पर कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ए तो सही है आपका, बट जो इसका रीज़न दे रखा है वो क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो कौन से ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे, यहाँ पर तो ए और आर दोनों सही दे रखा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ए और आर दोनों सत्य, तो फिर से ये ऑप्शन नहीं होगा। ए सच है लेकिन आर क्या गलत है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के सिद्धांत में कहा गया है कि जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है,
ठीक है। अब देखिए जो जीन पियाजे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई। कौन कौन सी? पहले तो इन्होंने बताई है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो अपने सेंसेस के थ्रू, जो 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू चीज़ों को सीखता है। इसी को इंद्रिय गामक अवस्था भी कह देते हैं या फिर संवेदी गामक अवस्था भी कह देते हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो उनके 4 स्टेजेस हैं। इसके बाद में इन्होंने बताई प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 7 साल का होता है। और थर्ड स्टेज जो इन्होंने बताई वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है। और जो उनकी लास्ट स्टेज है वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं, जिसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनके स्टेज से रिलेटेड बात, जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। अगर बात करें तो इन्होंने एक वर्ड की बात की, स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है इसके बारे में ज़रा देखिए जो हमारा माइंड होता है इसमें क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बने होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। जैसे कि आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो इसका एक अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके माइंड में, ठीक है। मान लीजिए आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके माइंड में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी जो फैमिली की चीज़ें हैं उसका एक अलग स्ट्रक्चर आपके माइंड में बना हुआ है, ठीक है। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर आपके माइंड में बना हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए सीटेट एग्जाम से रिलेटेड आपने जो है नोट्स बनाए, तैयारी की, ठीक है, कहीं से अलग अलग जगह से चीज़ों को पढ़ा है, तो आप कौन से जो है स्कीमा में रखेंगे उस चीज़ को? जो सीटेट वाला जो स्कीमा आपके माइंड में बना हुआ है ये आपको दिख नहीं रहा है, बट आपके माइंड में जो है जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं कि हमारे माइंड में हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें कि हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो है एक पूरा प्रॉपर स्कीमा बना हुआ है, जिसमें जो भी चीज़ें आप देखते हैं आप उसको ऐड ऑन कर लेते हैं, है ना। इसी तरह जो भी चीज़ें आपकी फैमिली में चल रही हैं, है ना, आप जो फैमिली वाला आपके माइंड में स्कीमा बना हुआ है उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे माइंड में हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें कि हम जो है सारी चीज़ें ऐड ऑन करते चले जाते हैं, ठीक है। ये बात कौन कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं। इस तरीके से जो है हमारे माइंड में एक बॉक्स की तरह बना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। अब देखिए जो व्यक्ति है जब अपनी स्कीमा में किसी नई वस्तु या फिर घटनाओं को देख रहा है, मान लीजिए जो सीटेट का आपका सिलेबस है इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल गया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल गया, तो जो आपके माइंड में जो आपने सीटेट का स्कीमा बना करके रखा है तो फिर इसको आप क्या करेंगे, इसमें नई चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है, कि अच्छा इसमें जो है ये चीज़ें चेंज हो गई, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर नई चीज़ों को जोड़ रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इसी चीज़ को जो अपने माइंड में आप चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, असिमिलेशन, यानी कि आत्मसातीकरण, ठीक है। इसी को समावेशन भी कह देते हैं, ठीक है। हिंदी में मैंने इंग्लिश में मैंने आपको बोला कि अलग अलग नाम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में आपका एक ही वर्ड रहेगा, समावेशन, ठीक है। यहाँ पर गलत मैंने लिखा है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं समावेशन या फिर आत्मसातीकरण या फिर असिमिलेशन, ठीक है। तो ये तो आपका होता है असिमिलेशन। इसके अलावा इन्होंने एक और वर्ड दिया हुआ है अकोमोडेशन, तो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसलिए जो है जब हम लोग जीन पियाजे की प्रॉपर थ्योरी क्लासेस करेंगे तो उसमें हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो मैं आप लोग को वहाँ पर ये चीज़ें करा दूँगी। तो जो हमारी स्कीमा में जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो आपका क्या होता है, असिमिलेशन, बस इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इसके बारे में भी किसने बात की है, जीन पियाजे ने ही बात किया हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को वही चीज़ बताई कि जब हम अपने स्कीमा में क्या करते हैं, हर एक चीज़ का जो है स्कीमा बना करके रखते हैं। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम, फैमिली, ठीक है, कोई आप अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका एक स्कीम है। तो ये क्या है, पूरा ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर के रूप में बना हुआ है, ठीक है, एक संगठित रूप में, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, संगठन, यानी जो भी हमारे माइंड में स्कीमा बना हुआ है वो क्या एक संगठित रूप में, ऑर्गेनाइज वे में, है ना। तो इसकी बात भी किसने की है, जीन पियाजे ने। इसके अलावा मेटाकॉग्निशन क्या होता है, तो मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है खुद के थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना, ठीक है, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, सोच के ऊपर सोचना, ठीक है। मान लीजिए आपने सीटेट के मॉक टेस्ट दिए तो आपके जो है अभी यहाँ पर 80 नंबर ही बन रहे हैं, 90 नंबर ही बन रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि कहाँ पर जो हमने मिस्टेक की, उस क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद विचार कर रहे हैं कि कहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन को गलत किया, तो आप क्या कर रहे हैं, थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वही क्या होता है, मेटाकॉग्निशन, ठीक है। जो है अधिसंज्ञान, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिसंज्ञान,
कहीं कहीं पर आपको हिंदी में भी मेटाकॉग्निशन देखने को मिल जाएगा और ये लोग अधिसंज्ञान भी लिख देते हैं। तो आप जो ऐसे सारे जो है मेन जो वर्ड है सिर्फ आप जो है इंग्लिश में जो ये चीज़ें हैं उनको याद करके रखिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सिर्फ आप प्रॉपर हिंदी पढ़ के चले गए तो जो सीटेट का एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो जो मेन वर्ड है, सारे वर्ड की आपको इंग्लिश नहीं याद करनी है, हाँ जो मेन वर्ड है उसकी इंग्लिश ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो वर्ड आपको हिंदी में नहीं समझ में आएंगे तो इंग्लिश में एज इट इज जो आपने पढ़ा होगा वही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, बट हिंदी में जो आपने पढ़ रखा है उससे क्वेश्चन वही रहेगा, बट जो वर्ड होगा वो वहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल जाता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए इंग्लिश वाले अगर आप वर्ड को एक बार देखे भी होंगे या फिर पढ़े भी होंगे तो आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे, अच्छा ये वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मेटाकॉग्निशन के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके अलावा मचान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, ढांचा, पहाड़, आलम्बन, वही वाला, ठीक है, जो लेवाइगोस्की ने दे रखा था। तो इसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता ही दिया है ना। बच्चों को जहाँ जब ज़रूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करना, मतलब थोड़ा सा संकेत या फिर इशारा देना। तो इसके बारे में किसने बात की है? लेवाइगोस्की ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था? विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? ये क्वेश्चन आपका सितंबर 2016 में पूछा गया है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, बिल्कुल सही बात। अभी मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस की हुई थी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? गलत कथन यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये कथन क्या है? आपका सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। आपकी मेच्योरिटी कितनी है, आप कितना चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है, इस पर आधारित होता है। आपने जो है लर्निंग कितनी की है, अधिगम कितना किया, कितना चीज़ों के बारे में सीखा है ना। ये दोनों ही फैक्टर विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये भी बात सही है ना। और जो परिपक्वता होती है, जो मेच्योरिटी होती है, इसका संबंध किससे होता है? हमारे हेरिडिटी से, यानी कि आनुवंशिकता से। और जो लर्निंग होती है इसका संबंध किससे होता है? एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद में क्या दे रखा है? प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। देखिए ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। हर बच्चे में क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी कि हर बच्चे की जो हेरिडिटी है वो अलग अलग होती है, जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इससे जो बच्चे के अंदर क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है पाई जाती हैं। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। देखिए ये चीज़ मैंने आप लोगों को डायरेक्ट नोट्स में मेंशन करके, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आप लोग कराया है, अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको अपने नोट्स में ही देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकास क्या होता है? क्वांटिटी, मात्रात्मक भी होता है यानी कि परिणात्मक भी होता है, इसके साथ साथ क्वालिटेटिव गुणात्मक भी होता है। तो विकास परिणात्मक के साथ साथ परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक प्रक्रिया भी है, और इसका हम मापन नहीं कर सकते। आपके मस्तिष्क का विकास कितना हुआ, ठीक है, आपका सामाजिक विकास कितना हुआ, आपके संज्ञान का विकास कितना हुआ, क्या आप इसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते, ठीक है। तो विकास का हम मापन नहीं कर सकते, और यही बात यहाँ पर गलत दे रखा है, यही कथन गलत दे रखा है, और यही यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत कथन ही पूछ रखा था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये हमारी लर्निंग को भी प्रभावित करता है, ठीक है, कि हमारी जो थिंकिंग है वो किस तरीके की, हम किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, तो ये हमारे सीखने को प्रभावित करता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? आपस में अंतर संबंधित होते हैं और अंतर निर्भर होते हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हर बच्चे की जो है सोचने समझने की, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, फिर बच्चा उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी लर्निंग होती है, जो उसका अधिगम होता है वो भी होता है, ठीक है। तो इनका आपस में संबंध नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। विकास और अधिगम दोनों आपस में क्या है? संबंधित हैं। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, यही जो है इसी पर डिपेंड करता है कि जो हमारा लर्निंग होगी वो कितनी अच्छी होगी, ठीक है। फोर्थ क्या देखा है? अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, नहीं। जो हमारा डेवलपमेंट की जो रेट होती है, जो अधिगम की रेट होती है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, ठीक है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लर्निंग होती है वो होती है ना। तो यहाँ पर
फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि 2 से 3 बार उन्होंने सीटेट का एग्जाम दे रखा है बट उनका एग्जाम यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखिए सबसे जो बड़ी गलती होती है वो क्या होती है कि हम जो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम लगते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, बट हम कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए जो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए प्रॉपर अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए कि ऑप्शन जो है क्यों सही हुए हैं, ठीक है, कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस को पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते। देखिए जो सिलेबस है आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है, बट क्या चीज़ें पढ़नी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि 1 महीने में सीटेट क्वालिफाई होता है, 20 दिन में क्वालिफाई हो जाता है, वो क्यों क्वालिफाई होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 3 से 4 महीने लगा देते हैं और उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे का वही रीज़न है कि वो लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। अब आप पूरा सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कुछ बेसिक से जो है आपके टॉपिक है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं, पूरे 30 के 30 क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सेलेक्टेड चीज़ों को ही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तभी आप जो है अपना सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ में, है ना। तो इसलिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए। जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उसको कवर कीजिए। उसके बाद में थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप लोग जो बीएड या फिर डीएलएड किया है इसमें पढ़ी रखी हैं, है ना। तो इसके लिए एक प्रॉपर जो है मैं स्ट्रेटेजी वाली जो वीडियो है वो आप लोग साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिनका सेकेंड या फिर थर्ड अटैम्प्ट से या फिर जो भी पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा जिनको भी पेड नोट्स परचेज करने हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिए। उन लोगों को मैं एग्ज़ाम तक जिन्होंने पेड नोट्स परचेज किया हुआ उनको एग्ज़ाम तक गाइड कर रही हूँ। उसके साथ साथ जो है जो भी चीज़ें होंगी, जितने में मेरे द्वारा हैंड रिटन जो नोट्स होंगे, जो PDF होगी क्लासेस की, मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्यूरियस रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।